नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। इससे पहले हमने 2 क्लास ले ली थी और जिसमें अपन ने कोशिका की संरचना और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ लिया था। और आप लोगों को ये कहा था कि भाई रीट मेंस लेवल 2 साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये जो क्लासेस हैं ये एक तरह का रिवीजन बूस्टर के लिए काम में करेगी, ठीक है ना। तो अभी नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको ये वीडियोस देखने हैं और 1 से 2 बार देखोगे तो आपका पूरा रिकॉल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपन क्वेश्चंस भी करेंगे आगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज अपन बात करने वाले हैं अपन कोशिका विभाजन के ऊपर, ठीक है। यहां से अमूमन क्वेश्चन बनते हैं। कोशिका विभाजन की जो प्रावस्थाएं होती है, जो इसकी फेजेस होती है, उनके ऊपर लगभग क्वेश्चन पुटअप होते हैं और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कोशिका विभाजन के ऊपर। कोशिका विभाजन मेनली 2 प्रकार का होता है, आप लोगों को पता है। एक होता है समसूत्री विभाजन, ठीक है, और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। समसूत्री विभाजन क्या है कि इसके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या है वो समान रहती है और इसके अंदर क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ये मेन अंतर है इन दोनों के अंदर। इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या है वो जनक कोशिका और पुत्री कोशिका इन दोनों में क्या होती है, समान होती है, ठीक है ना। और यहां पर क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अब अपन इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए चलते अपन अपनी स्लाइड के ऊपर। देखिए, ये है अपना सबसे पहला समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन सबसे पहले बताया किसने था, स्ट्रॉसबर्गर ने। किसने बताया था, स्ट्रॉसबर्गर ने। यहां लिख देता हूं मैं वापस, अगर आप लोगों को थोड़ा देखने में समस्या हो रही है तो स्ट्रॉसबर्गर, क्या नाम था, स्ट्रॉसबर्गर ने बताया था, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात, 2 चीजें। एक तो ये कायिक कोशिकाओं में होता है। कौन सी कोशिकाओं में होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है। और दूसरा, निम्न श्रेणी के जीवों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। निम्न श्रेणी के जो जीव हैं, जैसे मान लिया 1 कोशिकीय जीव है, ठीक है, उनके अंदर जो अलैंगिक जनन है वो किसके द्वारा होता है, वो समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये 2 चीजें हो गई। समसूत्री विभाजन एक तो किस में होता है, कायिक कोशिकाओं में। निम्न श्रेणी के जीवों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, ठीक है। और एक चीज आपको बताई दी, गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, समान रहती है जनक और पुत्री कोशिकाओं के अंदर। फिर देखिए, समसूत्री विभाजन की 3 प्रावस्थाएं होती है। कितनी प्रावस्थाएं, 3। अंतरावस्था, केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन। 3 प्रावस्थाएं हैं किसकी, समसूत्री विभाजन की। अंतरावस्था, केंद्रक विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, ठीक है। अब देखिए, अंतरावस्था के अंदर आप लोगों को 3 चीजें मिलेगी। एक तो प्रथम वृद्धि काल, एक संश्लेषी काल और एक द्वितीय वृद्धि काल, ठीक है। पहला क्या है, प्रथम वृद्धि काल, संश्लेषी काल, द्वितीयक वृद्धि काल। अब देखो, समझो इस चीज को। ये जो अंतरावस्था है ना, ये अंतरावस्था कोशिका विभाजन की तैयारी की अवस्था है। क्या है, अंतरावस्था कोशिका के विभाजन की तैयारी की अवस्था है। तैयारी का मतलब क्या है कि कोशिका विभाजन के लिए क्या क्या आवश्यक है, किन किन चीजों की जरूरत है, किन किन आवश्यक पदार्थों की जरूरत है, उन सभी का संश्लेषण यहां पे होता है। जैसे इसके अंदर 3 है। पहला है प्रथम वृद्धि काल, ठीक है, प्रथम वृद्धि काल। प्रथम वृद्धि काल को अपन जीवन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवन। अब देखिए, डीएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण होता है। क्या है, प्रथम वृद्धि काल के अंदर डीएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थों का क्या होता है, संश्लेषण होता है। फिर दूसरा, संश्लेषी काल।
अब संश्लेषण किसका होना था, डीएनए का होना था ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, डीएनए का संश्लेषण। तो यहां पे क्या हो जाता है, डीएनए का संश्लेषण हो जाता है। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान रखना कि अंतरावस्था के संश्लेषी काल, इसको एस प्रावस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एस प्रावस्था। संश्लेषी काल को क्या कहते हैं, एस प्रावस्था। इस एस प्रावस्था के अंदर, अंतरावस्था की एस प्रावस्था के अंदर डीएनए और तारक केंद्र का प्रतिकृतिकरण प्रारंभ हो जाता है। क्या प्रारंभ हो जाता है, प्रतिकृतिकरण। इधर लिख देता हूं मैं, प्रतिकृतिकरण प्रारंभ हो जाता। प्रतिकृतिकरण का मतलब क्या है, प्रतियां बननी शुरू हो जाती है, फोटोकॉपी। समझ में आ गई ना चीज। तो अंतरावस्था की किस प्रावस्था के अंदर डीएनए और तारक केंद्र की प्रतिकृति बनना शुरू हो जाता है, तो एस प्रावस्था, संश्लेषी काल। सीधा क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। फिर दूसरा है द्वितीय वृद्धि काल, जिसको अपन G2 के नाम से जानते हैं। द्वितीय वृद्धि काल G2, आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण होता है। बस ये है आपके अंतरावस्था। अंतरावस्था कोशिका विभाजन की तैयारी की अवस्था। इसके अंदर 3 उप प्रावस्थाएं होती है, G1, एस प्रावस्था, G2। G1 के अंदर क्या होता है, डीएनए के लिए आवश्यक जो भी पदार्थ हैं, डीएनए संश्लेषण के लिए जो आवश्यक पदार्थ है, उनका संश्लेषण होता है। फिर संश्लेषी काल के अंदर डीएनए का संश्लेषण हो जाता है, डीएनए का निर्माण हो जाता है। तीसरी G2, ठीक है, इसके अंदर आवश्यक प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। यह चीज ध्यान रखना, संश्लेषण काल की डीएनए और तारक केंद्र का प्रतिकृतिकरण, प्रतिकृति बनना शुरू हो जाती है डीएनए और तारक केंद्र की। फिर एक द्वितीय वृद्धि काल हो गया। अब देखिए एक यहां पे मैंने लिखा हुआ है G0, ये मैंने लिखा हुआ है G0, ठीक है। ये G0 का क्या मतलब है, ठीक है। G0 का मतलब ये है कि कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनका विभाजन नहीं हो पाता, लंबे समय तक विभाजन नहीं होता। जब लंबे समय तक विभाजन नहीं होता तो ऐसी कोशिकाएं क्या करती है, आपस में जुड़कर एक स्थायी उत्तक का निर्माण कर देती है, ठीक है ना। यानी कुछ ऐसी कोशिकाएं जिनका लंबे समय तक विभाजन नहीं हो पाता है, अगर उनका अपने को काल पूछा जाए या प्रावस्था पूछी जाए तो G0 काल या G0 प्रावस्था कहलाती है। उनको अपन कौन सी प्रावस्था में रखेंगे, G0 प्रावस्था में रखेंगे। G1 एस प्रावस्था, G2। G1 के अंदर क्या हो गया, डीएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। फिर संश्लेषी काल में डीएनए का संश्लेषण और डीएनए और तारक केंद्र का प्रतिकृति बन जाती है। द्वितीय वृद्धि काल G2 के अंदर प्रोटीन बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन G0, सीधा सा पूछ ले कि G0 क्या है, तो ऐसी कोशिकाएं जिनका लंबे समय तक विभाजन नहीं हो पाता, उनको अपन G0 प्रावस्था के अंदर पढ़ते हैं। ये आपके समसूत्री विभाजन की अंतरावस्था पूरी हो गई। दूसरी है केंद्रक विभाजन। देखिए कोशिका का विभाजन चल रहा है, ठीक है, कोशिका का विभाजन चल रहा है। अब इस कोशिका के विभाजन के लिए अपने को क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, पहले वो बन गई किसमें, अंतरावस्था में। अब क्या होगा रे, ये केंद्रक है, इसका क्या होगा, विभाजन होगा, ठीक है। सबसे पहले तो जो जो चीजें चाहिए थी वो कहां बन गई, अंतरावस्था में। फिर अब क्या होगा, केंद्रक का विभाजन। अब केंद्रक बढ़ गया, केंद्रक से कितने केंद्रक बनेंगे, 2 पुत्री केंद्रक। 2 पुत्री केंद्रक बनने के बाद पीछे क्या बचा रे, कोशिका द्रव्य बचा, तो क्या हो गया, कोशिका द्रव्य विभाजन। अब देखिए इसके अंदर 4 प्रावस्था है। प्रोफेज सबसे पहली कौन सी है, प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और टीलाफेज, ठीक है। प्रोफेज, देखिए सीधी सी सिंपल सी बात बता देता हूं आपको। अपन पढ़ क्या रहे हैं अभी, केंद्रक विभाजन। क्या पढ़ रहे हैं, केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन के अंदर पहली कौन सी है, प्रोफेज, ठीक है। फिर क्या है, मेटाफेज,
फिर क्या है एनाफेज, फिर क्या है टीलोफेज। ठीक है, हिंदी के नाम पूछने बंद हो गए, सीधा इंग्लिश के नाम में पूछते हैं। प्रोफेज, अब किसका विभाजन पढ़ रहे अपन, केंद्रक का विभाजन पढ़ रहे। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन तंतु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्रोमेटिन तंतु। तो वो क्रोमेटिन तंतु का यहां पे क्या हो जाता है, संघनन हो जाता है। क्रोमेटिन तंतु का क्या हो जाता है, संघनन हो जाता है, और इस संघनन की वजह से वो थोड़े मोटे दिखने लगते हैं। क्या दिखने लगते हैं, मोटे दिखने लगते हैं। और जब ऐसा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। यानी केंद्रक विभाजन की प्रोफेज अवस्था में क्या बनता है, गुणसूत्र बनता है। ठीक है, और गुणसूत्र भी कैसे, अर्ध गुणसूत्र। और वो जो अर्ध गुणसूत्र है वो किस पे जुड़े हुए रहते हैं, सेंट्रोमियर पे। किस पे जुड़े हुए रहते हैं, सेंट्रोमियर के ऊपर जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, इस प्रोफेज की लास्ट स्टेज तक केंद्रक की जो झिल्ली होती है ना वो खत्म हो जाती है। केंद्रक की जो झिल्ली होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, यानी विलुप्त हो जाती है। समझ में आ गई चीज, ये था प्रोफेज, सिंपल है। उसके बाद में क्या पढ़ रहे अपन, मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या होता है कि जो गुणसूत्र है उन गुणसूत्रों की जो भुजाएं हैं वो भुजाएं तो होती है रे किधर, अपने ध्रुवों की ओर, और जो सेंट्रोमियर होता है वो बीच में होता है। समझ में आ गई, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज, इस मेटाफेज के अंदर ही तर्कु तंतु का निर्माण होता है। किसका, तर्कु तंतु का निर्माण होता है। किसमें, मेटाफेज के अंदर ही। दो चीजें इसमें ध्यान रखनी, अभी अपन पढ़ेंगे आगे, वापस एक बार नॉर्मल बता रहा हूं। तो प्रोफेज हो गया, क्या बन गए, गुणसूत्र बन गए, और सेंट्रोमियर पे अर्ध गुणसूत्र जुड़े रहते हैं। अंतिम अवस्था तक केंद्रक झिल्ली समाप्त हो जाती है। और एक चीज और, इसी के अंदर तारक काय का विभाजन भी हो जाता है। किसके अंदर, प्रोफेज के अंदर। इस तारक काय के विभाजन के बाद में मेटाफेज के अंदर तर्कु तंतु बनते हैं। क्या बनते हैं, तर्कु तंतु बनते हैं। और ये तर्कु तंतु ही ध्रुवों का निर्धारण करते हैं। तर्कु तंतु ही ध्रुवों का निर्धारण करते हैं। फिर है अपना एनाफेज। फिर क्या है अपना एनाफेज। अब देखिए तर्कु तंतु बन गया। अब क्या होता है, एनाफेज के अंदर क्या होता है कि ये जो सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर ध्रुवों की ओर आकर्षित होता है। सेंट्रोमियर ध्रुवों की ओर आकर्षित होता है, यानी जो ये गुणसूत्र हैं ये अब कहां जाने लग गए हैं, ध्रुवों की ओर जाने लग गए हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, पश्चावस्था अभिगमन। पश्चावस्था अभिगमन क्या कहते हैं, पश्चावस्था अभिगमन। इस एनाफेज को अपन क्या कहते हैं, पश्चावस्था। और टीलोफेज के अंदर ये जो गुणसूत्र हैं ध्रुवों पर पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद वापस से ये क्या बना देते हैं, क्रोमेटिन तंतु बना देते हैं। क्या बना देते हैं, क्रोमेटिन तंतु बना देते हैं। ठीक है, ये केंद्रक विभाजन की चारों अवस्थाएं हैं। अब एक बार इनको अपन देख लेते हैं। देखिए, ठीक है, प्रोफेज, क्रोमेटिन तंतु से क्रोमेटिड का निर्माण होता है तथा सेंट्रोमियर पर जुड़ जाते हैं। समझ में आ गई। प्रोफेज के अंदर क्या है, क्रोमेटिन तंतु से क्रोमेटिड यानी अर्ध गुणसूत्र का निर्माण होता है। और ये अर्ध गुणसूत्र कहां जुड़ते हैं, सेंट्रोमियर पर जुड़ते हैं। ठीक है, इसके अंतिम चरण में केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाती है। दो पुत्री तारक केंद्र का निर्माण होता है जो ध्रुवों का निर्माण करते हैं। बता दिया था तीनों चीजें। फिर है मेटाफेज, तारक केंद्र से तर्कु तंतु का निर्माण होता है। तारक केंद्र से तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है मेटाफेज के अंदर। और जो गुणसूत्र हैं उनकी भुजाएं ध्रुवों की ओर होती है। और जो सेंट्रोमियर होता है वो मध्य में होता है। ध्यान रखना है, गुणसूत्र की भुजाएं ध्रुवों की ओर, सेंट्रोमियर बीच में। कौन सी अवस्था, मेटाफेज। अपन ने पढ़ा भी था कि गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है, मेटाफेज। ध्यान रखना, सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि गुणसूत्र की जो संरचना है उसका अध्ययन कहां करते हैं, मेटाफेज के अंदर। अब देखिए, ये जो मेटाफेज है, इस मेटाफेज के अंदर ही आपको एक चीज बताता हूं। जैसे कि ये मेटाफेज है,
ये मेटाफेज, ठीक है। मेटाफेज के अंदर क्या होता है, ये गुणसूत्र है, गुणसूत्र की भुजाएं तो ध्रुवों की ओर, और ये जो सेंट्रोमियर है ये कहां रहता है, बीच में। सेंट्रोमियर कहां रहता है, बीच में। अब इस सेंट्रोमियर के अलावा एक और यहां पे आकृति पाई जाती है बिंब के आकार की। किसके आकार की, बिंब के आकार की। इस बिंब के आकार की आकृति को काइजमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, काइजमेटा कहते हैं, ठीक है। काइजमेटा कोर कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, काइनेटोकोर, सॉरी क्या लिखा हुआ है, काइनेटोकोर। काइजमेटा तो अपन अर्धसूत्री गुणसूत्र अपने अर्धसूत्री में पढ़ेंगे विभाजन के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए मेटाफेज के अंदर क्या है, तारक केंद्र से तरकु तंतुओं का निर्माण होता है, सेंट्रोमियर बीच में, भुजाएं ऊपर, और एक बिंब के आकार की आकृति जिसको काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। काइजमेटा अपन पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन के अंदर, ध्यान रखना। फिर पश्चावस्था, ठीक है। एनाफेज, सेंट्रोमियर से क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं, यानी ये जो सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर से क्रोमेटिड क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अलग होकर क्या बनाते हैं, पुत्री गुणसूत्र बनाते हैं। अलग होकर क्या बनाते हैं, पुत्री गुणसूत्र बनाते हैं। उसके बाद में क्या है, देखो पश्चावस्था अभिगमन होता है, बताया था आपको। पश्चावस्था अभिगमन मतलब क्या है कि पश्चावस्था अभिगमन के अंदर क्या होता है कि पहले तो मध्यावस्था में ये ऐसे था, अब पश्चावस्था के अंदर क्या होता है, देखो ये इस प्रकार हो जाता है। सेंट्रोमियर तो रहता है ऊपर और भुजाएं हो जाती है बीच में, यानी ये जो सेंट्रोमियर ये ध्रुवों की ओर खींचता है। सेंट्रोमियर ध्रुवों की ओर खींचता है, किस अवस्था में, पश्चावस्था में, यानी एनाफेज के अंदर। इसको अपन कहते हैं पश्चावस्था अभिगमन। सीधा सा पूछ सकते हैं, पश्चावस्था अभिगमन निम्न में से है, 4 सेंटेंस दिए, आंसर। तो पश्चावस्था अभिगमन कौन सी, पश्चावस्था यानी एनाफेज, जो सेंट्रोमियर है वो ध्रुवों की ओर खींचते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट है टीलोफेज, अंत्यावस्था। दोनों पुत्री गुणसूत्र ध्रुवों पर जाकर क्रोमेटिन जालिका बनाते हैं, ठीक है। वापस 2 गुणसूत्र बन गए, ध्रुवों पर चले गए, वापस हल्के हो गए, पतले हो गए और जाल बना दे, जिसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिन जालिका। केंद्रक झिल्ली का पुनः निर्माण हो जाता है। देखिए रे, केंद्रक झिल्ली हटती कहां पर है, प्रोफेज के अंदर, ठीक है, और बनती कहां पर है, अंत्यावस्था के अंदर। अब देखिए इस अवस्था के अंदर गोल्जिकाय और अंतःप्रदवी जालिका का भी वापस निर्माण हो जाता है। गोल्जिकाय और अंतःप्रदवी जालिका का वापस निर्माण हो जाता है। सुनना बात को ध्यान से, प्रोफेज के अंदर केंद्रक झिल्ली विलुप्त होती है और धीरे धीरे गोल्जिकाय और अंतःप्रदवी जालिका भी विलुप्त हो जाती है। वापस कब बनते हैं, अंत्यावस्था यानी टीलोफेज के अंदर वापस बनते हैं कौन, गोल्जिकाय, अंतःप्रदवी जालिका और केंद्रक झिल्ली। कल अपन ने पढ़ा था केंद्रक झिल्ली को बनाता कौन है, अंतःप्रदवी जालिका ही बनाती है। तो जब ये केंद्रक झिल्ली विलुप्त होगी तो अंतःप्रदवी जालिका भी विलुप्त होगी, और जब केंद्रक झिल्ली वापस आएगी तो ये जालिका भी वापस आएगी। हो गया। अब देखिए अपन पढ़ते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन। छोटा सा है, 2 विधियां हैं, एक तो है विदलन विधि, एक है पट्टिका विधि। विदलन विधि कौन सी कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में। कौन सी कोशिका में, जंतु कोशिका में। पटलिका विधि कौन सी कोशिका में होती है, पादप कोशिका में। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, विदलन विधि जंतु कोशिका में, पटलिका विधि पादप कोशिका में। अब 2 बातें और कि विदलन विधि के अंदर एक्टिन व मायोसिन तंतु द्वारा खांच बनती है। किससे, एक्टिन और मायोसिन तंतु द्वारा क्या बनती है रे, खांच बनती है। किसमें, विदलन विधि के अंदर। मान लीजिए ये आपकी कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है, ठीक है। अब कोशिका केंद्रक तो बन गए, अपन ने केंद्रक विभाजन पढ़ लिया। अब पीछे क्या बचा, कोशिका द्रव्य बचा है ना। इस कोशिका द्रव्य का क्या होगा, विभाजन। तो ये कोशिका द्रव्य का विभाजन कैसे होता है, ये इस प्रकार से यहां पर खांच बनती है रे, ये इस प्रकार से, यानी धीरे धीरे ये जो सिरे ना ये अंदर की ओर धंसने हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। और ये बनती किसकी वजह से, एक्टिन व मायोसिन तंतु की वजह से।
किसकी वजह से? एक्टिन व मायोसिन तंतु की वजह से यह खांच बननी शुरू हो जाती है और धीरे 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 ये दोनों ऐसे हो जाते हैं, ये अलग कोशिका, ये अलग कोशिका। तो ध्यान रखना तंतु कौन है? एक्टिन और मायोसिन। ठीक है। फिर है पटलिका विधि, कौन सी कोशिका में? पादप कोशिका में। गोल्जिकाई, तर्कु तंतु और अंतःप्रदवी जालिका मिलकर पटलिका बनाते हैं। कौन कौन? गोल्जिकाई, तर्कु तंतु, अंतःप्रदवी जालिका मिलकर क्या बनाते हैं? पटलिका बनाते हैं। ये तो थी जंतु कोशिका। अब देखिए पादप कोशिका के अंदर क्या सिस्टम है। इस प्रकार से होती है पादप कोशिका, होती है। अब इसके अंदर भी केंद्रक तो बन गया, कोशिका द्रव्य करना है, तो यहां पर इसके बीच में क्या छोटी सी पटलिका बनती है, ऐसे एकदम पट्टी के समान, समानांतर। ठीक है ना। ये पटलिका किससे बनती है? गोल्जिका आता है एक, तो एक आता है अपना तर्कु तंतु और एक आती है अंतःप्रदवी जालिका। ये तीनों मिलकर पादप कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य विभाजन की जो पटलिका विधि, उसमें पटलिका बनाने का काम करते हैं। ठीक है। कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाने, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देखना है आराम से। ठीक है। सब कुछ रिवाइज होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, पीछे कुछ नहीं छूटेगा। अब देखिए समसूत्री विभाजन हो गया। अब अपन पढ़ते हैं अर्धसूत्री विभाजन। दो प्रकार का होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। इसको अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन को अपन क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट हो जाएगा और मियोसिस सेकंड हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसकी मुख्यतः 4 प्रावस्थाएं होती है। कितनी प्रावस्थाएं होती है? 4। कौन कौन सी? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। वही है जो समसूत्री विभाजन के अंदर अपन लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है। अब ये फर्स्ट क्यों जुड़ा? क्योंकि ये मियोसिस क्या है? फर्स्ट है, इसलिए फर्स्ट लगा हुआ है। अब देखिए प्रोफेज फर्स्ट, इसे 5 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। कितनी उप अवस्थाओं में बांटा गया है? 5 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली है लेप्टोटीन। अब नाम ध्यान रखो। ठीक है। अब सवाल बनने वाला चीज आ गई है, यहां से उठेगा, बनेगा और नाम याद नहीं रहेंगे, इसलिए ध्यान रखना। लेप्टोटीन काम वही है सब। सबसे पहली प्रोफेज है ना। प्रोफेज के अंदर अपन ने समसूत्री में क्या पढ़ा था? गुणसूत्र बनता है क्रोमेटिन तंतु से, यहां पे भी वही है। तो लेप्टोटीन, क्रोमेटिन तंतु से गुणसूत्र का निर्माण, खत्म। फिर है जाइगोटीन, जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो पास में आकर जोड़े बनाते हैं। इस जोड़े बनाने की प्रक्रिया को सिनेप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्सिस। और इस सिनेप्सिस प्रक्रिया के द्वारा जो संकुल, जो सम्मिश्र बनता है, उसको सिनेप्टोनिमल कहते हैं। समझ में आ गई? जाइगोटीन जो प्रावस्था है प्रोफेज फर्स्ट की, उसके अंदर समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं जिसको सिनेप्सिस कहते हैं, और जो संकुल होता है उसको सिनेप्टोनिमल कहते हैं। ठीक है। फिर चलते हैं आगे। फिर है पेकाइटिन, समजात गुणसूत्र बन गया। ठीक है। अब इन समजात गुणसूत्र के जो अर्ध गुणसूत्र हैं, जैसे कि मान लो ये एक गुणसूत्र है, ठीक है, ये इस प्रकार से, ये भी अर्ध है, ये भी अर्ध है, समजात थे, आपस में जोड़ा बना लिया। अब यहां से यहां पर क्या होगा? जीन विनिमय होगा। क्या होगा? जीन विनिमय। यानी जो समजात गुणसूत्र हैं उनके अर्ध गुणसूत्रों के अंदर जीन विनिमय होता है, जिसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। कौन सी प्रावस्था है? पेकाइटिन। कौन सी? पेकाइटिन। फिर है डिप्लोटीन। जीन विनिमय पूर्ण होने के पश्चात अर्ध गुणसूत्र दूर हटने लगते हैं, परंतु एक बिंदु पर जुड़े रहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? काइजमेटा। क्या कहते हैं? काइजमेटा। काइनेटोकोर पढ़ा था। ठीक है। भागी चीज है काइजमेटा। अर्धसूत्री विभाजन के अंदर इसका नाम है काइजमेटा। क्या नाम है? काइजमेटा। याद रख दो। काइजमेटा कौन सी? डिप्लोटीन अवस्था, प्रोफेज फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन के अंदर क्या बनता है? काइजमेटा बनता है। ठीक है। फिर डायाकाइनोसिस, काइजमेटा किनारों की ओर बढ़ता है। अब देखो सीधी सिंपल बात है कि ये गुणसूत्र है, इसमें क्रॉसिंग ओवर हो गई, अब ये दूर हटेंगे लेकिन एक बिंदु पर जुड़े रहेंगे तो इसको क्या कहते हैं? काइजमेटा। अब ये कह रहा है कि काइजमेटा किनारों पर बढ़ता है, यानी इन्हों मुंड उंद होकर यूं इस प्रकार से,
और ये चीज अपन ने पहले भी पढ़ी थी। पश्चावस्था अभिगमन, यहां पे इसको क्या कहते हैं? उपांति भवन। ये नाम याद रखना, क्या कहते हैं? उपांति भवन। काइज मेटा का किनारों की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? उपांति भवन कहलाता है। ठीक है। फिर केंद्रक झिल्ली गायब होने लगती है तथा तर्कु तंतु बनना शुरू हो जाता है। अपन ने प्रोफेज के अंदर भी तो यही पढ़ा था, पूरी प्रावस्था। ये प्रोफेज ही तो चल रही है, ठीक है ना, पूर्वावस्था ही तो चल रही है। प्रोफेज के अंदर भी यही पढ़ा, केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है, तारक काय से दो तारक केंद्र बनते हैं। ठीक है। यहां पर भी देखो केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है और तर्कु तंतु बनना शुरू हो जाते हैं। तो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर एक बार वापस देख लीजिए। देखिए, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, ठीक है, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनोसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनोसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनोसिस। 2-4 बार नाम बोलो, याद हो जाए, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्धसूत्री विभाजन, विभाजन से हर बार क्वेश्चन बनता है, इस बार भी बनेगा, ध्यान रखना। अट्टूज बनेला और कटू ही नहीं बनेला, ठीक है, क्योंकि थोड़ा लेवल अप है, क्योंकि उसमें विज्ञप्ति में लिखा हुआ है कि कठिनाई स्तर 12 तक का होगा, तो उस हिसाब से ही नोट्स बनाए हुए हैं, चिंता मत करना, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अपन हो गया प्रोफेज फर्स्ट खत्म हो गया। फिर है अपना मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हुआ था रे? मेटाफेज के अंदर क्या हुआ था? तर्कु तंतु बने थे। तर्कु तंतु बनने के बाद में वो सेंट्रोमियर पे जुड़े थे, ठीक है ना, डीएनए उसका प्रतिकृतिकरण शुरू हुआ था, ठीक है। तो समजात गुणसूत्र तर्कु तंतुओं से आकर जुड़ते हैं, ठीक है। फिर है एनाफेज। काइज मेटा के टूटने पर समजात गुणसूत्र अलग होकर ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं। ये रहा काइज मेटा, ठीक है, ये इस प्रकार से। अब ये तो ध्रुवों की ओर जब गमन हुआ उसको उपांति भवन कहा, लेकिन अब क्या है? इस प्रकार से है। अब ये टूट जाएगा, टूट जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा ध्रुवों की ओर, और एकदम पर्सनल गुणसूत्र बन जाएगा, ठीक है। फिर है टीलाफेज। गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंचकर पुनः तंतु में परिवर्तित हो जाते हैं, केंद्रक झिल्ली वापस बन जाती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट तुम लोगों के ये नाम है, याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अपन ने अर्धसूत्री विभाजन पहला पढ़ लिया। तो मियोसिस फर्स्ट को न्यूनकारी विभाजन कहते हैं, ध्यान रखना। मियोसिस फर्स्ट को न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। जब मैंने शुरुआत में बताया था समसूत्री और अर्धसूत्री, तो यहां पर गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है? आधी रह जाती है। इसलिए क्या कहते हैं? न्यूनकारी विभाजन कहते हैं, क्योंकि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं से आधी रह जाती है। फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। देखो रे, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के अंदर कितनी कोशिकाएं बनी? 2। कितनी बनी? 2। अब 2 से कितनी बनेगी? 4। भाई अब इससे भी तो 2 बनेगी और इससे भी 2 बनेगी, तो टोटल कितनी बन गई? 4 बन गई। समझ में आई ना? तो अर्धसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिकाओं की संख्या पूछे तो कितनी है? 4। सिंपल सा सवाल है, लेकिन कोई है सिंपल कोई पढ़ेगा नहीं, ठीक है, तो ध्यान में रहता नहीं है, तो सीधा सा सिंपल है, कितनी बनती है? 4। यह एक समसूत्री विभाजन है जिसमें 2 जनक कोशिकाओं से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती है। सेम टू सेम समसूत्री विभाजन की पूरी प्रोसेस वापस लगती है। फिर देखिए, अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही लैंगिक जनन करने वाले जीवों की कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी समान रहती है। अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही लैंगिक जनन करने वाले जीवों की कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी समान रहती है। किसके कारण? अर्धसूत्री विभाजन के कारण, ठीक है। एक बार वापस बता देता हूं आप लोगों को, ये जो चीजें हैं वो याद रख लीजिए। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनोसिस, ठीक है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनोसिस, उपांति भवन, काइज मेटा, ये नाम याद रख लेना, बहुत काम की चीज है, ठीक है। बहुत मिक्सर करके लेके आया हूं, ठीक है ना, और काफी कुछ आप देख सकते हो, हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है ना। तो लगभग मैं कह रहा हूं, वापस कह रहा हूं, हर चीज का रिकॉल हो जाएगा, हर चीज
आपके वापस रिवीजन हो जाएगी। जितना हो सके आप वापस अंत समय में, देखिए अब अपने दिन भी इतने बचे हैं अब रीड के, इसलिए मैंने ये 20 क्लास डालना शुरू करी है कि लास्ट के अंदर क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। अब लास्ट में तो गाइड लेके बैठ नहीं सकते, ठीक है, सब कुछ पढ़ लिया आपने, नोट्स बना लिए, सब कुछ हो गया, लेकिन अब अगर आपने ये वीडियोस एक एक बार भी अगर देख लिए ना, तो मेरी गारंटी बायोलॉजी के अंदर सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अभी सभी रीट में लगे हुए हैं, अच्छी खासी मेहनत करी हुई है आप लोगों के लिए, नोट्स बनाए हुए हैं, हाथ से लिख के बनाए हैं, अलग अलग किताबों से, पहले भी कहा था, ठीक है। आगे अपन MCQ भी लेके आएंगे, ठीक है ना। तो ये आज की क्लास अपने यहीं समाप्त होती है और आपसे आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई अगर पसंद आ जाए क्लास तो शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये सब जगह सब अभ्यर्थियों तक पहुंच सके, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। अगला अपना टॉपिक रहेगा उत्तक, पादप उत्तक और जंतु उत्तक, ठीक है ना। तो तब तक के लिए राम राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।